हाय स्टूडेंट, मैं सलार शाह खान, क्लास 11 हिस्ट्री सेमेस्टर 1 चैप्टर 2 का जो हम लोग आज इतिहास को अच्छी तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे हम चैप्टर लेसन 2 को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूरा रोमन साम्राज्य के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि रोमन साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब रोमन साम्राज्य जो है एक बहुत बड़ा प्लेस था। तो उस रोमन साम्राज्य में जो भी शासन कर रहा था तो बहुत लंबे समय तक शासन चला। तो उसी चीज़ को हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में इस चैप्टर में अच्छी तरह से समझेंगे। और उसके बाद हम लोग MCQ टाइप क्वेश्चन देंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, यह साम्राज्य जो है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। पहला है यूरोप, पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका। तो एक मैप में है दिया है कि यूरोप है, यूरोप के फिर नीचे में तो उत्तरी अफ्रीका है, और उत्तरी अफ्रीका के थोड़ा सा ऊपर में जो है पश्चिम एशिया है, जो बहुत बड़ा एरिया होता है रोमन साम्राज्य का। जो रोमन साम्राज्य का बहुत बड़ा एरिया है और किस तरह से शासन करता था उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। किस किस टॉपिक पर पढ़ेंगे वो हम लोग आज देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, इस अध्याय में हम निम्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला इसमें दिया है, पहला पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, रोमन साम्राज्य को किन किन राजनीतिक ताकतों ने संवारा। मतलब क्या बोल रहा है, रोमन साम्राज्य जो बहुत विशाल साम्राज्य था, किन किन राजाओं ने जो है लंबे समय तक जो है शासन किया और प्रजा को संभाल कर रखा। इसके बारे में हम लोग आज यहाँ इसको पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है, रोमन साम्राज्य में लोग किन किन सामाजिक समूह में विभाजित है, यानी किन किन टुकड़ों में विभाजित था रोमन साम्राज्य। इसके बारे में भी पढ़ेंगे विस्तार से अच्छा से कि रोमन साम्राज्य में कौन सी स्थानीय संस्कृति और भाषाओं का वैभव था। यानी कि रोमन साम्राज्य में किन किन भाषाओं का उपयोग किया जाता था, वहाँ का रहन सहन कैसा था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 4 नंबर टॉपिक दिया है कि स्त्रियों की कानूनी स्थिति क्या थी। देखा जाए तो रोमन समाज में स्त्रियों की स्थिति तो बहुत ही अच्छा थी, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद है अर्थव्यवस्था में दास श्रम का क्या योगदान था। मैं दास श्रम को किस तरह से रखा जाता था, क्या भूमिका वो लोग निभाता था, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या जनता को यहाँ स्वतंत्रता उपलब्ध थी, मतलब रोमन साम्राज्य में स्वतंत्रता उपलब्ध थी जनताओं को, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद यहाँ 5वीं शताब्दी या उसके बाद के समय में पश्चिम में साम्राज्य कैसे छीन भिन हो गया। मतलब बोल रहा है कि 1 शताब्दी से लेकर के तीसरी शताब्दी तक शासन बहुत अच्छा तक चला। उसके 5वीं शताब्दी तक जो है धीरे धीरे रोमन साम्राज्य जो है छीन भिन हो गया, मतलब तहस नहस होने की कागार पर आ गया और कैसे आधे भाग में अखंड और अत्यंत समृद्ध बना रहा। अब कुछ आधा भाग जो है अच्छा मजबूत शासन के रूप में था। तो इसी के बारे में हम लोग आज एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि रोमन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है। मतलब देखा जाए कि कोई भी शासन के बारे में हम लोग जानने के लिए हम लोगों को किन किन तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। रोमन साम्राज्य की जानकारी के लिए हम लोग प्रमुख स्रोत क्या था। तो इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार था। इतिहासकारों के पास जो है किसी भी राज्य को जानने के लिए, खास तौर पर रोमन साम्राज्य को जानने के लिए उन लोगों का बहुत ज़्यादा स्रोत था। यानी स्रोत मतलब क्या हुआ था कि इस 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता था। रोमन साम्राज्य को जानने के लिए 3 साम्राज्यों में विभाजित किया गया। पहला है क्या चीज़, पाठ्य सामग्री, प्रलेख या दस्तावेज, है ना, प्रलेख या दस्तावेज है। उसके बाद यहाँ पर दिया है भौतिक अवशेष। मतलब किसी भी राज्य को जानने के लिए हम लोग किन किन तथ्यों की आवश्यकता होती है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो रोमन साम्राज्य को हम लोग जानने के लिए किन किन तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, इस सब को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। पहला है पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री मतलब क्या हुआ, पाठ्य सामग्री को भी जानने के लिए हम लोग का रोमन इतिहास को जानने के लिए बहुत सहायक है। तो पाठ्य सामग्री में क्या होता है, जिस चीज़ को हम पढ़ करके जिस साम्राज्य के बारे में हम जानते हैं उसे हम पाठ्य सामग्री बोलते हैं। तो पाठ्य सामग्री उसके बाद है दस्तावेज। दस्तावेज को हम लोग क्या प्रलेख भी बोलते हैं। दस्तावेज यानी किसी भी पत्रों के द्वारा लिखा गया दस्तावेज को देख करके हम लोग जान सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का कैसा
साम्राज्य था। उसके बाद आ गया भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में क्या आता है, जैसे कि किला हो गया, है ना, मिट्टी के बर्तन हो गया, सिक्के हो गया, इस सब चीज़ को जान के हम लोग समझते हैं कि रोमन साम्राज्य कैसा साम्राज्य था, वहाँ पे कैसे सिक्के का प्रयोग किया जाता था, कैसा दस्तावेज था, कैसा पाठ्य सामग्री था, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं कि पाठ्य सामग्री। तो पाठ्य सामग्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पाठ्य सामग्री की किस चीज़ को हम लोग पढ़ करके हम लोग क्या हुआ, जैसे पत्र लेखन हुआ, व्याख्यान हुआ, कानून हुआ, वहाँ कानून कैसा था, वहाँ का प्रचलन कैसा था, इस सब पत्र के द्वारा या कानूनी द्वारा रूप से हम लोग क्या हुआ, इसके पाठ्य सामग्री के द्वारा जो हम लोग समझ सकते हैं कि रोमन साम्राज्य कैसा था। उस समय के व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, इसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। मतलब देखा जाए कि पाठ्य सामग्री क्या है, उस समय के व्यक्तियों द्वारा, पहले ज़माने में व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास, इसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। अगर पूछेगा इसे वर्ष वृत्तांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे प्रति वर्ष लिखा जाता था, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं वर्ष वृत्तांत कहते हैं, इसे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पत्र द्वारा, प्रवचन द्वारा, व्याख्यान द्वारा, कानून द्वारा जो है रोमन साम्राज्य को हम पहचानते हैं, जाना जाता है। उसके बाद आ गया दस्तावेज। दस्तावेज में क्या है, पाइपायरस नामक एक पेड़ होता है, उसके पत्तों पर लिखा गया पांडुलिपि प्राप्त हुई है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर पहले ज़माना में जो है कागज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था, कागज़ों का आविष्कार जो है नहीं हुआ था। तो पैपारस क्या होता है, पैपारस एक पेड़ का नाम है, जिस पेड़ में जो है इस पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, लिपि, पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियाँ। पांडुलिपियाँ का मतलब क्या होता है, उस समय जो है मतलब लिखने की स्थिति नहीं थी, पेन कलम जो नहीं था, तो पांडुलिपि मतलब पेड़ पत्तों पर जो है, छालों पर जो है, जो चीज़ को लिखा जाता था ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि उसी को बोलते हैं, हाथों द्वारा लिखा गया पत्तों के ऊपर में, उसको बोलते हैं पांडुलिपि। तो ही पैपारस पेड़ के पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपि प्राप्त हुई है, दस्तावेज के अनुसार प्राप्त हुई है ये वाला, ठीक ना। उसके बाद लिखी गई सामग्री है। उसके बाद पैपारस एक सरकंडा जैसा पौधा था, मतलब पैपारस जो है एक पौधा था जो किस तरह आकार का था, सरकंडा जैसा पौधा था, जो मिस्र में नील नदी के पास उगा करता था। ये पेड़ कहाँ पाया जाता था, मिस्र की नील नदी के पास उगाया जाता था, यहाँ पाया जाता था। इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी, जिसके कारण जो है लिख करके शब्द ग्रंथों को लिखा जाता था। हजारों की संख्या में संविदा पत्र, लेख, संवाद पत्र, सरकारी दस्तावेज आज भी पैपारस पत्र पर लिखे हुए पाए गए हैं। मतलब खुदाई के द्वारा पता चला कि रोमन साम्राज्य लोग जो है किस तरह का चीज़ों पर लिखा करते थे, या कैसे लिखा जाते, किस भाषा में लिखा जाते थे, ये था दस्तावेज। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है, पहला तो हो गया यहाँ पे पाठ्य सामग्री। पाठ्य सामग्री का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो है पुस्तकों द्वारा, पत्र लेखन द्वारा, जो कानूनी प्रचार के द्वारा जो हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। दस्तावेज का हो गया जिस पेड़ के पत्तों पर या छालों पर लिखा जाता था, उस दस्तावेज के द्वारा हम रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आ गया यहाँ पर, नेक्स्ट हेडिंग है अभिलेख। इसमें एक और स्रोत आ जाता है जो अभिलेख है। तो अभिलेख में भी क्या है, अभिलेख पत्थर की शिला ऊपर खोदे जाते थे, यानी वो उस समय जो लिखा जाता था, अभिलेख जो है वो कैसा होता था कि पत्थर, उसमें कागज़ का आविष्कार तो था ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पर जो लिखने की स्थिति जो थी, अभिलेख जो है अभिलेख पत्थर की शिला ऊपर खोदे जाते थे। अभिलेख मतलब क्या हुआ, पत्थर का एक दीवार हुआ या चट्टान हुआ, उस चट्टानों के ऊपर में जो खोद कर लिखा जाता था, जो बहुत सालों तक जो है वो रह जाता था, उसी में मिटता नहीं था, नष्ट नहीं किया जाता था, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। इसलिए वह नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लैतिनी भाषा में पाए गए हैं। मतलब उसमें पत्थरों के ऊपर जो खोद कर लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया था, यूनानी और लातिनी भाषा में पाए गए हैं, लातिनी भाषा में पाए गए हैं। इसको हम लोग अभिलेख स्रोत है। उसके बाद आता है भौतिक अवशेष। तो भौतिक अवशेष में हम लोग क्या करते हैं कि भौतिक अवशेष जो है,
भौतिक अवशेष जो है कि भौतिक अवशेष किसको बोलते हैं, जैसे कि बहुत सालों के द्वारा जो है मिट्टी के तलों तरफ जो है दब गया हो, जैसे कि मिट्टी का घड़ा हुआ, बर्तन हुआ, सिक्का हुआ, मूर्ति हुआ, ये सब चीज़ जो है मिट्टी के अंदर से खुदाई के द्वारा जो प्राप्त हुआ। तो इससे हम लोग मतलब जान सकते हैं कि रोमन साम्राज्य का कैसा बिहेवियर था, कैसा खान पान था इसके बारे में। तो भौतिक अवशेष में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से पुरातत्व को खुदाई और सर्वेक्षण के दौरान मिलती थी, खुदाई के द्वारा जो मिलती थी। तो खुदाई के द्वारा क्या क्या मिला, इमारतें मिली, स्मारक मिले, मिट्टी के बर्तन मिले, सिक्के मिले, मूर्ति और अन्य प्रकार की संरचना आदि मिली है। तो इससे हम लोग का हुआ रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोग जान जाते हैं। ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की अवधि में अधिकांश यूरोप, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था। तो इस तरह से हम लोग क्या हुआ, इन अभिलेखों के द्वारा जो है हम लोग शासन को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो ये जान गए कि हम लोग को भी शासन चाहिए, रोमन ही जरूरी नहीं है, कोई भी साम्राज्य के बारे में हम लोग अगर पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ देगा कि हम लोग किस तरह के शासन के बारे में जान सकते हैं। एक मिनट, जो पास ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा जैसे हम लोग पढ़े अभी क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़े हम लोग, तो उसको हम लोग जैसे यहाँ पढ़ते हैं कि पाठ्य सामग्री, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि रोमन साम्राज्य के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं, तो हम लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं आंसर में कि पाठ्य सामग्री द्वारा, दस्तावेज के द्वारा, भौतिक अवशेष के द्वारा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पाठ्य सामग्री में क्या क्या चीज़ आता है, दस्तावेज आता है, पत्र, प्रवचन, व्याख्या, कानून के द्वारा हम समझ सकते हैं। दस्तावेज में क्या आ जाता है, दस्तावेज में आ जाता है पेपायरस, पेड़ के पत्तों पे जो लिखा जाता था उसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। भौतिक अवशेष में क्या आ जाता है कि भौतिक अवशेष में आ जाता है कि मिट्टी का बर्तन, सिक्के, औजार के द्वारा जो है हम लोग रोमन साम्राज्य के बारे में जान सकते हैं। तो ये तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अच्छा से इसको आप लोग पढ़ भी लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हम लोग भौतिक अवशेष हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि ईसा मसीह के समय जो है रोमन साम्राज्य और किन राज्यों के साथ कैसा संबंध था उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ईसा मसीह का जन्म से लेकर, मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की अवधि में कौन कौन राज्य था, अधिकांश यूरोप था, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था। ठीक है, पूरा रोमन साम्राज्य में 2 शक्तिशाली शासक था। कहाँ, अधिकांश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र में 2 ही शक्तिशाली साम्राज्य का शासन था। यह 2 साम्राज्य रोम और ईरान थे। देखा जाए तो रोम और ईरान जो थे ये 2 ही शक्तिशाली थे, और दोनों के बीच में जो थी मतलब बहुत ही तफरका, यानी कि दोनों के बीच में ज़्यादा गुटबंदी ज़्यादा था, यानी कि दोनों के बीच में देखा जाए तो कंपटीशन होता था। किसके बीच में, रोम और ईरान के बीच में। अभी तो हम लोग रोम के बारे में समझ रहे थे कि रोम साम्राज्य जो था बहुत विशाल था। ये पूरा चैप्टर में जो है रोम के बारे में ही दिया था। तो इस पूरा रोम साम्राज्य जो था, ये पूरा साम्राज्य में जो था 2 ही विशाल शक्ति था, रोम और ईरान था। रोम और ईरान में जो है आपस में कंपटीशन होता था, हमेशा उन लोग में बीच में जो प्रतिद्वंद्विता होती थी, यानी कि जब भी युद्ध होता था इन दोनों के बीच में ही युद्ध होता था कंपटीशन के द्वारा। देखा जाए तो रोम और ईरान जो था एक नदी के बीचों बीच में बीच में नदी था, इस पार रोम था तो इस पार ईरान था, ये दोनों के बीच में था। तो यहाँ देखा जाए कि रोम साम्राज्य जो है ईरान साम्राज्य के बीच आपसी प्रतिद्वंद्विता थी, यानी कि आपसी भेदभाव था, यानी झगड़ा युद्ध की स्थिति हमेशा बनी रहती थी, जिस कारण यह आपस में लड़ते रहते थे। यह साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास थे, मतलब बिल्कुल सटा अगल बगल में ही साम्राज्य था, जो उन दोनों
दोनों साम्राज्य को फरात नामक नदी जो है अलग करती थी। यानी कि देखा जाए तो एक साइड में देखा जाए तो इस साइड में हो गया क्या बोलता है उसको, रोम साम्राज्य, इस साइड हो गया रोम साम्राज्य, और बीच में हो गया यहाँ पर ये नदी जिसका नाम है फरात नदी, और इस साइड में हो गया ईरान। ठीक ना, ये दोनों राज्यों को एक फरात नामक नदी जो है दोनों को अलग करती थी। ठीक, इस अध्याय में हम रोम साम्राज्य का विस्तार से पढ़ेंगे। हैं, रोम साम्राज्य देखा जाता है पूरा राज्य में जो है रोम साम्राज्य का ही स्थिति था। तो हमेशा याद रखना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि रोम साम्राज्य और ईरान साम्राज्य को कौन अलग करती है, कौन नदी करती है, तो फरात नदी जो है अलग करती है। इन दोनों के बीच में हमेशा प्रतिद्वंद्विता जो है रहता था। नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर रोमन साम्राज्य को 2 चरणों में बांटा गया। देखा जाए तो रोमन साम्राज्य जो है बहुत विशाल था और बहुत लंबे समय तक वह रोमन साम्राज्य जो है चल रहा था। तो इसलिए हम लोग इसको कहा 2 चरणों में बांट कर पढ़ सकते हैं। पहला है पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और दूसरा है परवर्तीय रोमन साम्राज्य। देखा जाए कि 3री शताब्दी तक, यानी कि पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में जो है कि पहली शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है। काहे कहा जाता है कि 1 शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक का जो साम्राज्य जो है बहुत अच्छा से चला, शांतिपूर्व खुशहाली से साम्राज्य जो है चला। लेकिन पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य में क्या होता है कि 3री शताब्दी से लेकर 5वीं शताब्दी के बीच में जो है हमेशा युद्ध, गठबंधन और इस तरह का मतलब शासन प्रगति किया, वृद्धि किया, लेकिन इन दोनों के बीच में शांति स्थिति जो है वो खत्म हो चुका था। शांति नहीं था, जैसे कि प्रथम शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक जो शांति था वो शांति भ्रष्ट हो चुका था, खत्म हो चुका था। तो इस तरह से साम्राज्य को 2 भागों में बांटा गया, पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य और परवर्ती रोमन साम्राज्य को। अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं रोमन साम्राज्य और ईरान साम्राज्य। ठीक ना, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल, मतलब रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल यानी कि शुरुआत उसका कैसे हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल। तो रोमन साम्राज्य में गणराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट के हाथ में थी। अब देखा जाए कि रोमन साम्राज्य में गणराज्य एक ऐसे शासन थी, मतलब गणराज्य मतलब पूरा राज्य में जो है स्वतंत्रता शांति पूर्वक राज्य जो है फैला हुआ था, व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता, देखा जाए साम्राज्य तो राजा चला रहा था लेकिन उसका वास्तविक सत्ता जो है सीनेट के हाथ में थी। अब यहाँ सीनेट क्या होता है, सीनेट होता है जो ऐसे पूंजीपति वर्ग, धनवान लोग, जैसे कि पूंजीपति, धन दौलत वाला लोग, व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति जो है उसका एक संस्था था। देखा जाए तो इसको हम लोग का हुआ एक ग्रुप करके पढ़ सकते हैं कि सीनेट का होता है धनवान लोगों का एक ग्रुप था। ठीक ना, तो उसी के हाथ में जो है इस संस्था को चलाया जा रहा था। एक छोटा सा संस्था था जिसको हम लोग सीनेट कहते हैं, और सीनेट का मतलब धनवान लोगों का एक ग्रुप था। ठीक ना, सीनेट में धनवान परिवारों के एक छोटे समूह को बोलबाला रहता था। यानी कि सीनेट जो है, सीनेट नाम का एक संस्था था जो राजा का हेल्प करता था, और इस ग्रुप को बनाया गया था किसके द्वारा, नए नए लोगों के द्वारा जो धन संपत्ति वाला हो, है ना, और क्या बोलता है उसको, धन संपत्ति और एक यातायात का सुविधा हो, अपने आप में शक्तिशाली हो, इस तरह को लेकर के एक संस्था बनाया गया था, जो एक ग्रुप बनाया गया था जो इसके द्वारा जो है शासन को चलाया जाता था राजा के द्वारा। ठीक ना, जो अभिजात कहलाता था। अभिजात का मतलब क्या होता है कि धन संपत्ति से पूर्ण था, शक्तिशाली भी था, और इसमें जो है आयात निर्यात का साधन भी इसके पास था। तो इसलिए हम इसको सीनेट को अभिजात वर्ग भी कहते हैं। ठीक ना, तो ये याद रखना हमेशा कि रोमन साम्राज्य जो है गणराज्य एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट के हाथ में थी। तो पूरा इसी लाइन को तुम अच्छा समझना है, जो ये बहुत ही रोमन साम्राज्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, तो उसको अभिजात भी कहते थे। ठीक ना, तो जैसे हम लोग पढ़े अभिजात किसे कहते हैं, जो धन संपत्ति से पूर्ण हो, यातायात की सुविधा हो, साधन का सुविधा हो, और अपने आप में शक्तिशाली भी हो। ठीक ना,
उसके बाद है गणराज्य गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। मतलब देखा जाए गणतंत्र राज्य जो था, अभिजात वर्ग जो व्यक्ति धन संपत्ति से पूर्ण हो, यातायात की सुविधा हो, इसके पास शक्तिशाली भी हो, तो सरकार का शासन जो है सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलाया जाता था। सीनेट नाम की संस्था से जो चलाया, जिसका नाम दे दिया था वो एक सीनेट दे दिया था। उसके बाद एक गणतंत्र 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक, अब यहाँ पे क्या आ गया कि गणतंत्र राज्य जो है 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईसा पूर्व में क्या हुआ, जूलियस सीजर यानी कि जूलियस सीजर का जो है वो शासन था। तो जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट कर दिया। अब यहाँ पर दिक्कत आ जाने वाली बात है कि इसमें हमें नाम को याद रखना बहुत ज़रूरी है। पहले जो शासन था किसका चल रहा था, रोम में जूलियस सीजर का शासन चल रहा था। तो जूलियस सीजर के बाद उसके दत्तक पुत्र, यानी कि दत्तक पुत्र का मतलब क्या हुआ, गोद लिया पुत्र, जो उसका उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका तख्ता पलट दिया। यानी कि जूलियस सीजर को हटाकर उसका जो दत्तक पुत्र था, जो गोद लिया हुआ पुत्र था, ऑक्टेवियन जो था, वो उस पर अधिकार कर लिया और अपना शासन विस्तार कर लिया जूलियस सीजर को हटा करके। तो अपना भार, प्रशासन का भार जो है अपने ऊपर वो ले लिया, शासन को चलाने लगा और सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टस नाम से रोम का सम्राट बन गया। अब यहाँ पे क्या था, उसका पुत्र का नाम था ऑक्टेवियन था, लेकिन ऑक्टेवियन के नाम से वह अपना शासन को नहीं चला रहा था, बल्कि अपना दूसरा नाम शासन में रखा गया, ऑगस्टस। यानी कि अपना नाम से वह शासन नहीं चलाया, बल्कि ऑगस्टस नाम से शासन चलाया। देखा जाए तो ऑक्टेवियन और ऑगस्टस जो है एक ही है, नाम रियल नाम था उसका ऑक्टेवियन, जो जूलियस सीजर का पुत्र था, मतलब दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, लेकिन शासन को वह चलाया ऑगस्टस नाम से, यानी अपने शासन का नाम दिया, ऑगस्टस नाम दिया, ठीक ना, राम सम्राट बन गया वो। उसके बाद है सीनेट जो है, यहाँ पे दिया है सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी। अब सीनेट जो है, वो सीनेट जो तो शुरू से चला आ रहा था, शासन का देखरेख करने वाला था, ठीक ना, मतलब धन संपत्ति वाले लोग जो है का एक ग्रुप था। तो सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी, उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यानी कि देखा जाए तो सीनेट तो उसका जूलियस सीजर के समय से ही सीनेट चला आ रहा था, तो ऑक्टेवियन के शासन में भी जो है सीनेट की प्रथा चला जा रहा था, क्योंकि वह धन संपत्ति के द्वारा जो है उसको बनाया गया था, लोगों का एक छोटा ग्रुप था, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पहले सम्राट ऑगस्टस ने, यही था ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़े थे रोमन साम्राज्य का हुआ, दत्तक पुत्र महत्व प्रतिष्ठा का ज़्यादा महत्व दिया था, सीनेट सदस्य जीवन भर चलती थी, ठीक ना, ये तो हम लोग पढ़ लिए अभी। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पहले सम्राट ऑगस्टस ने, है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। उसमें दिया है पहले सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट नाम से जाना जाता था। यानी देखा जाए तो पहले सम्राट जो ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो शासन, जो राज्य स्थापित किया था, अपना राज्य को स्थापित किया शासन चलाने के लिए, तो उसे हम लोग क्या, उसे क्या नाम दिया था, प्रिंसिपेट नाम से भी जाना जाता है, प्रिंसिपेट नाम दिया उसको, ठीक ना। ऑगस्टस एक छत्र शासक था। छत्र शासक मतलब क्या हुआ, ऑगस्टस जो है अपने ऊपर ही जो ध्यान, मतलब अपने द्वारा जो शासन को समृद्ध किया था। ऑगस्टस जो था एक छत्र शासक था, यानी कि अपने बल पर अपने पूरा राज्य का शासन जो है अपने ऊपर थामे हुआ था, पूरा शासन को अपने ही द्वारा चलाया जा रहा था, पूरा शासन का भार जो है अपने ऊपर वह लिए हुए था, पूरा राज्य पर वह अधिकार करता था, उसको बोलते हैं हम लोग एक छत्र शासक। और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, ठीक ना। लेकिन फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था। मतलब देखा जाए तो वो पूरा शासन को वही चलाता था, पूरा शासन का चलाने की जिम्मेदारी वही लिया हुआ था, किसी को ऊपर नहीं दिया था। लेकिन फिर भी वह प्रजा को, जनता को दिखाना चाहता था कि देखो हम एक
आम नागरिक है, तुम लोग के जैसा आम नागरिक है, ठीक ना। मतलब जनता को फुसलाने के लिए कि हम देखो तुम लोग जैसा आम नागरिक हैं और तुम लोग जो है आम नागरिक जैसा, हम भी राजा नहीं है बल्कि आम नागरिक जैसा तुम लोग का जैसा शासन कर रहे हैं, तुम लोग को हेल्प कर रहे हैं, ठीक ना। जीवित रखा गया कि वह केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं था। देखो भाई, हम निरंकुश शासक नहीं है बल्कि हम तुम लोग के जैसे ही प्रमुख नागरिक हैं, यानी कि एक नागरिक के जैसा शासन कर रहे हैं, ठीक ना। तो ऐसा सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था। अब देख, सीनेट जो है बहुत दिनों से चला आ रहा था, अब सीनेट को अपमान करना नहीं चाहता था, सीनेट को हटाना नहीं चाहता था, काहे कि पूरा प्रजा को तो वही मतलब अगस्टस से ही चला रहा था, तो सीनेट तो बहुत दिनों से, बहुत सालों से चला आ रहा था, इसलिए वो सीनेट को हटाने नहीं चाहता था, उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। तो ऐसा सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया था कि उसको पता न चले कि कहा हुआ कि सीनेट का महत्व जो है वो घट रहा है, उसको घटाया जा रहा है, उसको महसूस ना हो। इसलिए सीनेट ऐसी संस्था थी जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। यानी कि ऐसी संस्था थी, सीनेट ऐसा संस्था थे जिसमें उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र था, अपने पूरा शक्ति का मालिक था, वो है ना, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था, लेकिन फिर भी उस सीनेट को अपमानित नहीं करना चाहता था, उसका भले उसका महत्व को वह कम कर दिया था, है ना। रोम ने सीनेट संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। अब रहा, देखिए, रोम साम्राज्य में सीनेट का जो है सीनेट का जो महत्व था बहुत शताब्दियों तक रहा। इसलिए जो अगस्टस जो था सीनेट को महत्व कम कर दिया, लेकिन उसे हटाना नहीं चाहता था, ठीक ना। काहे कि वो तो कहा था धन संपत्ति प्रजा दायित्व का जो पूरा भार जो उसी के द्वारा जो शासन को चलाया जा रहा था। इसलिए सीनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात वर्ग यानी कि रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। सीनेट जो था वो कैसा संस्था था? कुलीन था, धनवान लोगों का एक ग्रुप था, अभिजात पावरफुल शक्तिशाली, आयात निर्यात का साधन सब कुछ था, वर्ग यानी रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। कौन? सीनेट, ठीक ना। लेकिन आगे चल कर इसमें इतावली मूल के जमींदारों को भी शामिल किया गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सीनेट का भाव खत्म होता गया, तो धीरे धीरे अब सीनेट के जगह में क्या आने लगा? इतावली मूल का मतलब क्या हुआ? उसके जमींदार लोग, जो बड़ा बड़ा जगह जमीन का मालिक जो होता था, उन लोग जो है इसमें शामिल होने लगा। मतलब वो संस्था रहा नहीं, इसमें उच्च अधिकारी लोग भी जो शामिल होने लगे। रोम के इतिहास की ज़्यादा पुस्तकें यूनानी और लातिनी में इन्हीं ने लिखी थी। मतलब इन्हीं के द्वारा जो है लातिनी इन्हीं शब्दों में लिखा गया एक मूल साम्राज्य था। उसके बाद है यहाँ सम्राट। अब यहाँ पे देखेंगे इस शासन को चलाने के लिए क्या क्या 3 चीज़ भूमिका निभाया। पहला क्या था? पहला था सीनेट था, सीनेट के बाद आया सम्राट आया, है ना, सीनेट का सम्राट, और सम्राट के बाद सेना आया। 3 भूमिका निभाया इसमें। तो सम्राट की परख इस बात से की जाती थी कि वह सीनेट के प्रति किस तरह का व्यवहार रखते हैं। अब सम्राट जो है सीनेट के प्रति जो है कैसा व्यवहार किया जाता था, सीनेट का हुआ, बल्कि सम्राट जो अगस्टस था सीनेट को बनाए रखा, उसको मतलब महसूस होने नहीं दिया कि हाँ कि वो जो है धीरे इसका महत्व कम होता जा रहा है। लेकिन अगस्टस जो है सीनेट के महत्व को धीरे धीरे कम कर दिया था, काहे कि पूरा दायित्व पूरा भार जो वो अपने ऊपर एक कुशल शासक के रूप में रखना चाहता था और अपना पूरा अधिकार रखना चाहता था। इसलिए सीनेट के महत्व को धीरे धीरे कम करते हुए जा रहा था। वो उन सम्राटों को सबसे बुरा शासक माना जाता था जो सीनेट के सदस्यों के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार करते थे। अब देखा जाए कि उस समय सम्राट को बुरा कहा जाता, कौन सम्राट को बुरा कहा जाता था? कि जो सत्ता या जो राजा जो सम्राट जो है सीनेट को पर जो सीनेट पर जो है शत्रुपूर्ण व्यवहार करे, है ना, उस पर शोषण करे या उस पर कोई अत्याचार करे, तो उस तरह का सम्राट को जो है बहुत ही खराब सम्राट माना जाता था, ठीक ना।
हिंसा करने वाले लोग को, सम्राट को खराब माना जाता था। कुछ सीनेट गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे, यानी कि कुछ सीनेट जो है चाहते थे कि पहले जो राजा थे, यानी कि प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक का जो शासन चल रहा था, उस तरह का वो अधिकार उसे सीनेट को मिले, लेकिन वो जो था असंभव था। उस तरह का अधिकार मिलने वाला जो था नहीं था। लेकिन अधिकतर सीनेट यह जान चुके थे कि अब ऐसा हो पाना असंभव है, मतलब उस तरह का अधिकार मिल पाना असंभव है। ठीक, असंभव था। सम्राट और सीनेट के बाद साम्राज्य में एक मुख्य संस्था सेना थी। अब इसमें कौन सा सेना आ गया? पहले था सीनेट था, सीनेट के बाद आ गया सम्राट आ गया, अब सम्राट के बाद अब तीसरा सेना आ गया। ठीक ना, सेना मतलब उसी सीनेट के रूप में सेना के रूप में भी आया। रोम में एक व्यावसायिक सेना थी, उसमें प्रत्येक सैनिकों को वेतन दिया जाता था। अब देखा जाए तो सेना बहुत ही तादाद पर जो बहुत वृद्धि सेना था, बहुत शक्तिशाली सेना था, बहुत अधिक संख्या में था, तो उन लोगों को कहा सेना को वेतन दिया जाता था और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। मतलब राजा सम्राट के द्वारा जो है सेना को रखा गया। सेना में रखने के लिए उसको तय किया गया कि वह 25 वर्षों तक सेना में राजा के लिए वो जो है सम्राट के लिए जो है कार्य करेगी, 25 वर्षों तक करना होगा उसको। एक वेतन भोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य में के आपसी खास विशेषता थी। अब देखा जाए रोमन साम्राज्य में कोई भी साम्राज्य को चलाने के लिए सेना सबसे बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि सेना जितना अधिक रहेगा साम्राज्य उतना ही मजबूत होगा। इसलिए सेना को बहुत अधिक अच्छा महत्व दिया गया और सेना को वेतन भी देने का प्रचलन को रखा गया, जिससे कि साम्राज्य जो है संगठित और मजबूत बना रहे। देखा जाए तो इस तरह से सेना में चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। मतलब अगर सम्राट अगस्टस के शासन में 6 लाख सैनिक जो थे, जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में थे। इतना सेना के द्वारा कोई भी सम्राट को चलाना सबसे बड़ी बात होती है, और सम्राट जो है सबसे अधिक शक्तिशाली के रूप में माना जा सकता है, क्या कि इतना तादाद पर जो है सेना है, और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारण करने की शक्ति थी। यानी कि कोई भी सम्राट के पास इतना बड़ा संख्या में सेना हो तो कोई भी सम्राट का भाग्य रेखा उज्जवल हो सकता है, यानी कि बदल सकता है। ठीक ना, तो इसलिए 60,000 सेना बहुत काफ़ी मात्रा में उसके पास थी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैनिक बेहतर सेवा। अब जैसे कि अभी के समय में लोग जो है वेतन का मांग करते हैं, है ना, भुगतान का मांग करते हैं, तो उस समय भी ऐसा भी था कि सैनिक बेहतर सेवा और वेतन के लिए लगातार आंदोलन करते थे। जैसे कि अभी के समय में वेतन को बढ़ाना हो या कुछ बेहतर सेवा मांगना हो तो हम लोग स्ट्राइक करते हैं, तो उस समय में भी सैनिक जो है बेहतर सेवा पाने के लिए और वेतन के लिए लगातार आंदोलन करते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराश महसूस करते थे तो यह आंदोलन सैनिक विद्रोह के रूप में ले लेता था। यानी कि अगर मान लिया उसके आवाज़ को नहीं सुना गया और उसका वेतन पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हुआ, वो सैनिक विद्रोह भी कर देते थे, जो एक गृह युद्ध के रूप में जो है उभर कर आ सकता था। तो आंदोलन सैनिक विद्रोह के रूप में ले लेता था। सीनेट सेना से, अब यहाँ देखा जाए कि सीनेट जो था वो क्या था, प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरे शताब्दी तक जो सीनेट जो चल रहा था वो शांति का प्रतीक था। यानी कि शांति का प्रतीक था, वह किसी तरह का युद्ध शोषण नहीं चाहता था। लेकिन अब जो है इस शताब्दी में सीनेट जो है सेना से घृणा करती थी और उससे डरती थी, क्योंकि वह हिंसा का स्रोत थी। क्योंकि सीनेट जानता था, सेना से घृणा इसलिए करता था कि सीनेट जानता था कि सेना जो है हिंसा का स्रोत है, यानी कि वह हिंसा कर सकता है, और उससे डरता भी था सीनेट। जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए भारी टैक्स लगाने पड़े, तब तनावपूर्ण परिस्थिति सामने आई थी। अब जब देखता है कि जब सरकार के पास 6 लाख सेना है, अब 6 लाख सेना को वेतन के लिए समस्या उठ गया कि देश इतना भारी संख्या में सेना को वेतन देने के लिए वह
खजाना, धन, वेतन कहाँ से लाए? तो राजा, कोई भी राजा वेतन कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा? उसको लिए तो क्या, उतना बड़ा शासन के लिए उसको क्या करना होगा, लोगों के ऊपर टैक्स लगाना होगा। अब जो टैक्स जो पहले जो चल रहा था उससे टैक्स को बढ़ा दिया गया है ना, यानी कि हिंसा का स्रोत था ही। जब सरकार अपने बढ़ते हुए सेना खर्चों को, में सेना तो बढ़ रहा था, अब बढ़ गया तो उसको तो वेतन देना ही पड़ेगा। तो वेतन देगा कहाँ से? वो जनता पर, जनता के ऊपर जो है टैक्स लगा दिया, अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया, लगाने पड़े थे जब तनावपूर्ण परिस्थितियां सामने आई थी। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि सम्राट अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन थे? एक सम्राट था, पहला तो था सीनेट था, सीनेट के बाद सम्राट आया, सम्राट के बाद सेना आया। ये 3 अधिकारी थे। तो 3 प्रमुख खिलाड़ी थे जो शासन को चलाने में हेल्प कर रहा था। अब वर्ग और सेना जो सम्राट के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। पहला है सम्राट। सम्राट में कौन कौन लोग थे जो थे? तो सम्राट में था सत्ता का वास्तविक स्रोत, यानी पूरा बड़ा शासन था और लंबे समय तक वो शासन चला। तो लंबे समय तक शासन चलाया कौन कौन? पहला था जूलियस सीजर, है ना। जूलियस सीजर के बाद ऑगस्टस आया। ऑगस्टस यानी कि जूलियस सीजर का पुत्र, दत्तक पुत्र यानी गोद लिया पुत्र था कौन? ऑगस्टस था। ऑगस्टस के द्वारा गोद लिया गया पुत्र था टेवरियन था, फिर टेवरियस था, टेवरियस के बाद त्राजान था, फिर नीरो था। ये सब मिल करके लंबे समय तक जो है शासन को बनाए रखा। उसके बाद आता है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग हम समझाएं अभी कि अभिजात वर्ग किसको बोलते हैं? धनवान परिवारों का एक समूह था। यानी अभिजात वर्ग किसको बोलते हैं? जो धनों से संपन्न हो, है ना, यातायात की सुविधा हो, अपने आप में शक्तिशाली हो, जिसको हम लोग सीनेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह अभिजात वर्ग। सेना में क्या हो? व्यावसायिक तथा वेतन भोगी सेना। अब देखा जाए सेना में जो होता है, इतना भारी संख्या में सेना को रखने के लिए क्या हुआ, उसको तो वेतन देना होगा, है, सैलरी देना होगा। सबसे बड़ा एकल संगठित निकाय था। सबसे बड़ा सेना के द्वारा शासन करना, शासन मजबूत होना सेना पर डिपेंड करता है, ठीक। सबसे बड़ी बात थी ये वाला। उसके बाद है आगे यहाँ पे अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अलग अलग सम्राट सब आया, ठीक ना, अलग अलग सम्राट सब आया यहाँ पर। कि पहला था अलग अलग सम्राट की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वो सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। अगर मान लिया किसी का सेना ज़्यादा संख्या में है और उस सेना को वह सम्राट खुशी रख पा रहा है, ठीक समय पर वेतन दे रहा है, उसको हर तरह का भुगतान दिया जा रहा है, उसको अच्छे से रखा जा रहा है, तो उस सेना के द्वारा सम्राट बनना बहुत ही अच्छा है। सम्राट और शक्तिशाली हो सकता है, विशाल हो सकता है, तो सेना के ऊपर डिपेंड है। तो सम्राट को भी चाहिए क्या हुआ कि उस सेना को टाइम पर वेतन दे, हर चीज़ का भुगतान करे, उसको अच्छा से रखे, है ना। तो इस तरह के सेना को भी ऊपर खर्च किया जाता था। अगर सेना विभाजित हो जाए, अगर हम बोल रहा है कि सेना को टाइम पर वेतन नहीं दिया गया, उसको मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो क्या हुआ, सेना विभाजित हो जाएगी। विभाजित हो गया तो क्या हुआ, सेना टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और टुकड़ों में बढ़ जाने के बाद गृह युद्ध भी हो सकता है, जिसके कारण सम्राट कमजोर हो जाएगा। इसलिए अगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता था। यानी कि अगस्टस के पापा के समय से अगस्टस के समय के काल को शांतिपूर्वक शांत काल कहा जाता था। अगस्टस के बाद उसके पुत्र टेबेरियस ने शासन चलाया। अब देख, जैसे कि जूलियस सीजर ने जो है अगस्टस को गोद लिया था, है ना, दत्तक पुत्र था, उसी तरह अगस्टस ने भी अपने दत्तक पुत्र टेबेरियन को भी गोद लिया था। नाम एकदम अच्छा से याद रखना है, टेबेरियन को गोद लिया था और टेबेरियन ने शासन चलाया। टेबेरियन को अगस्टस ने गोद लिया था, ठीक ना। इस टॉपिक भी अच्छा से याद रखना कि जैसे अगस्टस को गोद लिया गया था, उसी तरह अगस्टस ने भी टेबेरियन को गोद लिया गया पुत्र था वो, ठीक, उस गोद लिया था। इस काल की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि रोमन साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का काफ़ी विस्तार हुआ। शासन का विस्तार हुआ यानी कि धीरे धीरे करके जैसे कि एक छोटा सा साम्राज्य था रोमन, उसके अगल बगल में और भी साम्राज्य था, तो छोटे छोटे साम्राज्य को भी धीरे धीरे करके बड़ा सा विशाल साम्राज्य को वह जो है बना लिया और एक बहुत विशाल साम्राज्य बन गया। इसके लिए अनेक आश्रित राज्यों का रोमन साम्राज्य में मिला लिया गया।
ठीक है ना। आश्रित राज्य मतलब क्या हुआ कि एक रोमन साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य के अगल बगल में छोटा छोटा साम्राज्य था जो राजा, छोटे राजा लोग जो है चला रहे थे। अब उन लोगों को क्या हुआ, आश्रित था, कौन, रोमन साम्राज्य के ऊपर आश्रित था। तो जरूरत पड़ने पर रोमन साम्राज्य को जो है वो छोटे छोटे राजाओं के जो सेना था वो जरूरत पड़ने पर सेना सपोर्ट में रोमन साम्राज्य मांग लेता था, तो उसको हेल्प करने के लिए सेना भी मिल जाता था। तो धीरे धीरे देखा जाए कि ये रोमन साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्य को जो है अपने साम्राज्य के ऊपर में जो है दायित्व संभाले हुए था। अगर जरूरत पड़े तो पूरा साम्राज्य को भी अपने अधिकार में वो कर सकता था, काहे कि छोटे राज्यों के राजाओं के द्वारा सेना की प्राप्ति मिल जाती थी, किसी रोमन साम्राज्य को मिल जाती थी, यानी कि टेबरियस को जो है मिल जाती थी, अगस्टस के पुत्र को मिल जाती थी, ठीक ना। आश्रित राज्य थे, ऐसे स्थानीय राज्य थे जो यहाँ पर दिया है, स्थानीय राज्य थे जो रोम का आश्रित थे, रोम के ऊपर आश्रित थे, और रोम को जरूरत पड़ा तो उसे छोटे राज्यों से सेना भी मिल जाता था। रोम को भरोसा था कि ये शासक अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे, मतलब रोम के हेल्प के लिए उस सेनाओं की मदद कर सकते हैं, और बदले में रोम ने उनका अलग अस्तित्व स्वीकार कर लिया था, ठीक ना। तो ये था। उसके बाद है दूसरा शताब्दी के प्रारंभ में वर्षों तक जो राज्य फ्रात नदी के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र और पड़ते थे, यानी कि देखा जाए तो दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फ्रात नदी के पश्चिम में, फ्रात नदी जो है दो राज्यों को आपस में बांट रहा था ना, तो फ्रात राज्य के पश्चिम में रोम राज्य क्षेत्र की ओर पड़ते थे, उन्हें भी रोम राज्य द्वारा हड़प लिया गया। ये राज्य बहुत समृद्ध थे, यानी कि हड़प लिया और उस राज्य को अपने राज्य में स्थापित कर लिया था। तो आज के वीडियो हम यहीं तक करते हैं, काहे कि नहीं तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चैप्टर को समझेंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर को अच्छा से आप लोग पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। आज चैप्टर पर ख़त्म हो जाने के बाद जो है मैं इसका MCQ का क्वेश्चन दूंगा, ठीक ना। ओके, आज के लिए यहीं तक।